हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सदिशों का संयोजन के बारे में बात करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। इससे पीछे वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने देखा था कि सदिश राशि मतलब भौतिक राशियां कितने टाइप की होती है, उनके बारे में डिस्कस किया। दो टाइप की भौतिक राशियां होती है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। किस तरीके से सदिश राशियों को रिप्रेजेंट किया जाता है उस वीडियो के अंदर हमने इस चीज को समझा था। ठीक है कि कोई भी एक सदिश है उसे एक तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं, उस तीर की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को व्यक्त करती है और तीर की जो डायरेक्शन होती है वो उसकी सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर है। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ने वाले हैं कि कोई भी हमारे पास में दो या दो से ज्यादा सदिश दिए हुए हैं और उन सदिशों का आपको योग करना है। ठीक है कि भाई उनका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इस चीज को समझना है। तो इसके लिए आज जो बच्चा हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे सदिशों का संयोजन। ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। आज का वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है सदिशों का संयोजन। ठीक है, सदिशों का संयोजन पढ़ते समय हमारे को दो तीन एक बातें हैं, उन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात तो है कि कोई भी जो सदिश होता है, ठीक है, उस सदिश को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना। यदि आप उस सदिश की डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं तो उस सदिश को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके पास में कोई भी एक सदिश है, इस तरीके से दिया गया है। क्लियर है। अब इस सदिश को बेटा आप क्या करोगे, यहां से पकड़ के आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, तो आप कहीं पे भी शिफ्ट करो। जैसे ये वेक्टर है उसको मैंने पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो आप इस तरीके से इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आप यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। बरसते कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है कि इसका परिमाण जितना यहां पर है उतना ही परिमाण इसका यहां पर भी होना चाहिए, और जो तीर की डायरेक्शन यहां पर है वही तीर की डायरेक्शन यहां पर भी होनी चाहिए। यानी कि आप इस सदिश को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कोई भी सदिश, एक पॉइंट तो आप ये ध्यान में रखोगे। दूसरा पॉइंट कि कोई भी दो सदिशों का आप संयोजन कर रहे हो तो उनका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी बेटा सदिश ही निकल के आएगा। क्लियर है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। इस बात का भी ध्यान रखोगे आप। तीसरे पॉइंट का ध्यान रखोगे, जिन भी राशियों का सदिश राशियों का आप संयोजन कर रहे हो तो वो सभी सदिश राशियां हैं वो एक ही टाइप की भौतिक राशि होनी चाहिए। जैसे आप बलों का कर रहे हो तो सभी मतलब बल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बल के साथ में आप किसी त्वरण का संयोजन कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बल के साथ में दूसरी जो सदिश राशि का संयोजन करने जाओगे तो वो भी एक बल ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब भी आप संयोजन करोगे तो सभी समान प्रकार की भौतिक राशियां होनी चाहिए। जो भी संयोजन करने से रिजल्ट निकल के आएगा वो भी एक सदिश राशि ही निकल के आएगी, और सदिश की दिशा तथा परिमाण को चेंज किए बिना आप कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इन तीन पॉइंट को अपन ध्यान में रखेंगे और हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हम बेटा जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे सदिशों का योग, कि हमारे पास में दो सदिश दिए गए हैं या फिर दो से ज्यादा सदिश दिए गए हैं तो उनके लिए कौन कौन से नियम अपन काम में लेते हैं। तो सदिशों के योग के लिए बेटा मुख्यतः तीन नियम काम में लिए जाते हैं। मुख्यतः तीन नियम काम में लिए जाते हैं। तो अपन लिखेंगे सदिशों के योग के लिए, सदिशों के योग के लिए, योग के लिए मुख्यतः तीन नियम काम में लिए जाते हैं। मुख्यतः निम्न तीन नियम काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। अब वो कौन कौन से बेटा नियम है? पहला नियम त्रिभुज नियम। पहला नियम बेटा पढ़ेंगे हम त्रिभुज नियम, और सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, और एक पढ़ेंगे हम बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम। और इसमें भी सबसे पहले जो बेटा हम बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिभुज नियम के बारे में। ठीक है, हमारे पास में कोई भी दो सदिश दिए गए हैं और उन दोनों सदिशों का आपको संयोजन करना है, तो उनके लिए दो सदिशों के लिए बेस्ट है आप ये तो त्रिभुज नियम काम में ले सकते हो या फिर समांतर चतुर्भुज का नियम आप काम में ले सकते हैं।
यदि आपको सदी से ज्यादा दे रखे हैं, 2 से ज्यादा यानी कि 3, 4, 5, 6 ऐसे दे रखे हैं, तो उसके लिए फिर ये दोनों नियम आपके काम में नहीं आएंगे, फिर आपको बहुभुज का नियम काम में लेना पड़ेगा। क्लियर है? 1 बाय 1 करके सभी को हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है त्रिभुज का नियम, यानी कि सबसे पहले बेटा हेडिंग लगाओगे आप त्रिभुज का नियम। हम पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। ठीक है? त्रिभुज नियम क्या है? त्रिभुज नियम जैसे हमारे पास में कोई भी दो सदिश हैं, ठीक है, और दोनों सदिश कैसे हैं? क्रमागत है, क्रम से आने वाले हैं, तो उन दोनों सदिशों का जो रिजल्ट होता है वो उस त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि कोई भी हमारे पास में दो वेक्टर है, जैसे इसको समझ सकते हैं अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है, इस m द्रव्यमान के ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर है? ये जैसे मैंने मान लिया कि 50 न्यूटन का निकल रहा है और ये वाला फोर्स को मैं P नाम से दे देता हूं, मान लिया कि ये P है और ये वाला फोर्स क्या है? Q है। बताइए इन दोनों का रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि ये वाला जो ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में गति करेगा। रिजल्ट का मतलब होता है एक आदमी इधर से धक्का लगा रहा है, एक आदमी इधर धक्का लगा रहा है, तो कहीं ना इन दोनों के बीच में इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो वो तो हम प्रैक्टिकली यहां से समझ पा रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन आएगी वो ये वाली निकल के आएगी, लेकिन हम यहाँ पे त्रिभुज नियम के द्वारा भी समझेंगे कि डायरेक्शन क्या निकल के आएगी। क्लियर है? ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में ये दो सदिश दिए गए हैं, इन दोनों सदिशों को हम क्या करेंगे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित करेंगे। क्लियर है? जैसे एक सदिश ये वाला है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। जब भी आप त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित करोगे तो सदिश का परिमाण तथा दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। आप क्या करोगे, इस सदिश को बनाओगे, यहाँ पे P वेक्टर बना दो, ये बना दिया मैंने P वेक्टर। क्लियर है? एक हमारे पास में बेटा क्या है, Q वेक्टर भी है कि एक आदमी इधर से धक्का लगा रहा है, तो इस वेक्टर को भी आप यहां पे बना लो, ये रहा हमारे पास में Q वेक्टर। क्लियर है? ये दोनों एक ही जगह पे लग रहे, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। अब अभी मैंने बेटा जब मैं आपको सदिशों का संयोजन पढ़ा रहा था, एक मैंने पॉइंट बोला था आपको। पॉइंट क्या मैंने बोला है कि कोई भी सदिश के परिमाण तथा दिशा को चेंज किए बिना आप उसे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसको भी मैं शिफ्ट करूंगा। जैसे आपके पास में ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हैं। मेरे को इस तरीके से शिफ्ट करना है कि वो त्रिभुज की दोनों भुजाओं के द्वारा निरूपित करे, दूसरी भुजा के द्वारा, यानी कि मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया, ये हो गया Q वेक्टर। देखो हो गई ना त्रिभुज की, यानी कि वेक्टर कोई भी डायरेक्शन में दिया जा सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो एक त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित हो जाए। क्लियर है? तो मैंने इस तरीके से बना दिया P वेक्टर और यहाँ पे मैंने बना दिया Q वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो त्रिभुज नियम क्या कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो इस त्रिभुज को बंद करने वाला, एक त्रिभुज बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक भुजा बनानी पड़ेगी ऐसे। क्लियर है? यानी कि त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि तीसरी भुजा बनाओगे तो वो आप ऐसे बनाओगे बेटा, है ना, इस तरीके से। और ये क्या आएगा, ये जो भी होगा वो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, जिसे मैं लिख लेता हूं R से। और जो रिजल्ट निकल के आएगा, चूंकि ये दोनों कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इनका रिजल्ट भी एक सदिश राशि ही निकल के आएगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूं R वेक्टर। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इस R का जो परिमाण, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर की जो लंबाई होगी, ठीक है, इस वेक्टर की जो लंबाई होगी वो दोनों का जो रिजल्ट है उसके परिमाण को व्यक्त करेगी, और इस वेक्टर की जो दिशा है वो उस पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये आपका 40 न्यूटन का फोर्स है, ये 50 न्यूटन का फोर्स है, तो ये कोई ना कोई 40 और 50 का जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट आपको ये वाली लंबाई दे देगी। क्लियर है? तो इस लंबाई को मापना है और आपको रिजल्ट निकालना है।
तो ये बहुत सिंपल तरीका है। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं, यानी कि आप नियम लिख सकते हो यहाँ पे। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपने वेक्टर को ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं बनाना है, आपको वेक्टर विपरीत क्रम में बनाना है, वो ही रिजल्ट को शो करेगा। कैसे पता करोगे किस तरह ये वाली भुजा है वो रिजल्ट को प्रदर्शित करेगी? सिंपल सा पहचान करने का तरीका है, क्या तरीका है कि इसका तीर और इसके तीर में दोनों में भचीड़ हो रही हो। क्या हो रही हो? भचीड़ हो रही हो, इसका मतलब ये रिजल्ट है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये इसका क्या है? पूंछ है, और इसकी पूंछ दोनों आपस में क्या हो रही है? टकरा रही है, मतलब ये वाला क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। क्रमागत सदिश का कैसे पता करोगे आप? इसका तीर और दूसरे की पूंछ, यानी कि एक सदिश का तीर दूसरे सदिश के पूंछ से जुड़ी हुई है, मतलब ये दोनों सदिश क्या हो गए? क्रमागत हो गए। यानी कि सिंपल सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है बेटा कि यदि किसी दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो त्रिभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम मतलब उल्टा, ऐसा नहीं कि एक तो ऐसे भी बना सकते थे आप, तो उसे बोला जाता समान क्रम, इसे बोलेंगे विपरीत क्रम। ठीक है, विपरीत क्रम में बंद करने वाली तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करती है। यही नियम है स्टेटमेंट। तो लिख लेते हैं इसका कथन। कथन क्या है कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो त्रिभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में तीसरी भुजा। देखिए बेटा, हमारे पास में जो तीसरा नियम है, जो त्रिभुज नियम है, वो क्या कहता है कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो त्रिभुज को बंद करने वाली विपरीत क्रम में तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करती है। और इसका मान कितना होता है बेटा? तो इसका मान होता है, लिखने का तरीका होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, सदिश योग करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में त्रिभुज नियम। अगला जो बेटा नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। किसी को बेटा हो सकता है स्पीड मेरी कम लग रही है ना, तो हो सकता है सर आप तो बहुत धीमा पढ़ा रहे हो, तो ना धीरे कोई पढ़ाता है क्या सर? तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा, क्योंकि YouTube ने एक फीचर्स दे रखा है, आप स्पीड को 1.5 या 2 गुना भी कर सकते हो, तो उसकी सहायता से भी आप स्पीड को 1.5 या 2 गुना करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है बेटा वो है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए बेटा, यह नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो सदिश है अपने पास में, उन दोनों सदिशों को यदि आप समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित करते हो तो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो उन दोनों सदिशों के रिजल्ट को शो करता है। क्लियर है? और यह जो रिजल्ट है वो उसके दोनों की जो आसन भुजा होती है उनके कटान बिंदु से गुजरना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में, जैसे यही एग्जाम्पल अपन करते हैं, जैसे हमारे को दिया हुआ था पी वेक्टर और एक बेटा क्या दिया हुआ था? क्यू वेक्टर। मैंने क्या किया था, इस क्यू वेक्टर को यहां से यहां पे शिफ्ट किया था, यानी कि क्यू वेक्टर को आपने यहां पे शिफ्ट किया था और रिजल्ट को निकालने के लिए आपने क्या किया? तीसरा सदिश यहां पे बना दिया जो इन दोनों के रिजल्ट को व्यक्त करता है। ये तो त्रिभुज नियम हो जाएगा। मैंने जब सदिशों का संयोजन पढ़ा रहा था तो उसके स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट बताया। पॉइंट बेटा मैंने क्या बताया कि आप किसी भी सदिश को परिमाण तथा दिशा को चेंज किए बिना कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि इसी वेक्टर को मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, यानी कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा।
ये मैंने बना दिया क्यू वेक्टर। क्लियर है? यानी कि देखो यह क्या हो गया, दो आसन भुजा, आसन भुजाओं का मतलब दोनों एक ही जगह कहीं कटनी चाहिए यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, एक समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसके समांतर एक और लाइन ड्रॉ करूंगा और इसी के समांतर भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये हो गया P वेक्टर और ये हो गया Q वेक्टर। आप कहीं भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज बना कि नहीं बना बेटा, है ना, समांतर चतुर्भुज बना है। आप यहां से एक विकर्ण खींचिए। विकर्ण इन दोनों आसन भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरना चाहिए। यानी कि मैं जब विकर्ण बनाऊंगा तो बेटा विकर्ण ये निकल के आएगा और विकर्ण की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। यानी कि ये जो विकर्ण होगा, इस विकर्ण की जो भी लंबाई होगी वो लंबाई इन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करती है। मान लेते हैं कि ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू बेटा लिखोगे आप, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। और यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। बेटा कुछ भी नहीं है, ये जो त्रिभुज नियम है उसी का कॉपी है। कैसे कॉपी है, देखो यदि आप इस वेक्टर को यहां पे नहीं बनाते और इसी वेक्टर को आप यहां पे बढ़ाते कि नहीं, क्यू वेक्टर को आप यहां पे बढ़ाते तो एक ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या हो जाते, क्रमागत हो जाते। तो ये त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुज है, उनके रिजल्ट को शो कर रही है। बात तो एक ही है, आप ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है ना। इसमें क्या किया, इसी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर दिया तो इसका विकर्ण निकल के आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, यानी कि यह नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा जो उनके आसन भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरता है वो उन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करता है। क्लियर है, सिंपल चीज है ना। यानी कि यहां पे अपन लिख सकते हैं। तो बेटा आप फटाफट से नियम लिखिए, मैं आपको बोल देता हूं, आप फटाफट से लिखिए। ठीक है, चलो लिखते हैं। यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है तो उन आसन भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करता है। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। क्लियर है? इसका मान r इज इक्वल टू लिखेंगे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो लिखेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये दो, यदि हमारे पास में दो वेक्टर दिए गए हैं और दोनों वेक्टर का हमारे को रिजल्ट निकालना है तो बेस्ट है आप दोनों में से कोई भी एक नियम काम में ले सकते हैं। त्रिभुज नियम काम में ले सकते हैं या समांतर चतुर्भुज नियम काम में ले सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सर यदि दो से ज्यादा वेक्टर दे रखे हैं, 3 4 5 एंड सो मैनी, है ना, बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके बेटा ये दोनों नियम काम में नहीं आएंगे, फिर वहां पे आपको बहुभुज का नियम आना चाहिए। ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलीगन्स लॉ। ठीक है, तो अगला जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, तीसरे पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम। ठीक है, पॉलीगन्स लॉ पढ़ेंगे। बहुभुज का नियम क्या कहता है कि यदि हमारे पास में दो से ज्यादा वेक्टर है तो आप क्या करो, एक बहुभुज बनाओ। बहुभुज का मतलब बहुत सारे उसके अंदर भुजा होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास में 6 वेक्टर है तो 7 भुजा वाला, एक ज्यादा भुजा वाला आपको बनाना पड़ेगा बहुभुज। जैसे हमारे पास में 4 वेक्टर है, 4 वेक्टर को यदि सॉल्व करना है तो आपको पंचभुज बनाना पड़ेगा। आपके पास में 5 वेक्टर, उनको सॉल्व करना है तो आपको छठभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास में बहुत सारे वेक्टर है तो उनका रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन सभी वेक्टर को, उन सभी सदिश को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित करेंगे और उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट होगा उस बहुभुज को बंद करने वाली जो अंतिम भुजा होगी, उस बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा, और वो भी विपरीत क्रम में होनी चाहिए, वो उनके परिमाण को व्यक्त करती है। क्लियर है? कैसे, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को समझते हैं। जैसे आपके पास में n द्रव्यमान का ब्लॉक है, एक आदमी इधर से भी धक्का लगा रहा है P वेक्टर, एक फोर्स इधर से लगा रहा है, ठीक है ना, Q एक इधर से भी लग रहा है, R वेक्टर एक आपका इधर, मतलब S वेक्टर मान लेता हूँ, एक फोर्स इधर से भी लग रहा है, T वेक्टर,
ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे फोर्स लग रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि इस पे नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे फिर त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम काम में नहीं आएगा बेटा, वहां पे फिर आपको बहुभुज का नियम काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी यहाँ पर वेक्टर दिए गए हैं उन सभी वेक्टर को एक बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित करते हैं। क्लियर है? देखो जैसे ये पी वेक्टर दिया गया है, पी वेक्टर बना दो, ये बना दिया पी वेक्टर। एक बड़ा दिया क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्यू वेक्टर दिया गया, ये रहा हमारे पास में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो है, ये वाला जो फोर्स है वो ऐसे न दे करके आपको इस डायरेक्शन में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है टी वेक्टर। तो आप क्या करोगे, देखो क्यू वेक्टर ऊपर की ओर है, तो आप क्यू वेक्टर कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन आपको क्रमागत बनाना है। क्रमागत का मतलब इसकी जो तीर है दूसरे वेक्टर के पूंछ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि क्यू वेक्टर आप यहाँ पे बनाने जाओगे। अब इसकी साइज क्या रखनी है वो डिपेंड करेगी कि उसका परिमाण कितना है। पी का मान ज्यादा है तो इसका तीर की लंबाई ज्यादा ले लो, इसका परिमाण कम है तो इसके तीर की लंबाई कम ले लो। फिर उसके बाद में बेटा क्या है यहाँ पे, ये रहा हमारे पास में टी वेक्टर। तो टी वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, यानी कि टी वेक्टर को आप ऐसे बनाना, ऐसे कहीं पे भी बना सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन हमारे को क्रमागत रखना है। आप टी वेक्टर को यहाँ पे बनाओगे, ये मैंने बना दिया टी वेक्टर, यहाँ पे क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित करना, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में है एस वेक्टर। एस वेक्टर ऐसे है बेटा इस डायरेक्शन में, यानी कि एस को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्रमागत रखना है, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, ये हमारे पास में हो गया एस वेक्टर। ठीक है, तो इस त्रिभुज को, मतलब ये जो बहुभुज बना है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको बंद करने के लिए आपको एक भुजा बनानी पड़ेगी, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको, ये जो बहुभुज है 4 वेक्टर है, यहाँ पे 4 वेक्टर को सॉल्व करोगे तो पंच बहुभुज बनेगा, यानी कि यहाँ पे पंचभुज बनेगा, यानी कि इसकी जो अंतिम होगी भुजा वो ये वाली होगी, ये वाली, और ये क्या करेगी, इन सभी के रिजल्ट को व्यक्त करेगी। ये जो आर होगा वो इन सभी के रिजल्ट को व्यक्त करेगा, यानी कि पी क्यू टी और एस, इन सभी का जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट कौन सा व्यक्त करेगा, ये वाला करेगा, यानी कि रिजल्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में निकल के आएगा। ये जो तीर की डायरेक्शन है वो इसके रिजल्ट को शो कर रही है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं गति करेगा। क्लियर है? ठीक है, और इस तीर की जो लंबाई है वो उसके परिमाण को व्यक्त करेगी। इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, देखो R इज इक्वल टू लिखा जाता है, R इज इक्वल टू, बस सभी का आपको सदिश योग करना है, P है, Q है, T है और S है, तो अपन लिखेंगे P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस T वेक्टर प्लस S वेक्टर, इन सभी के टोटल के बराबर होता है। और कौन सा टोटल है, ये सदिश योग है। मैंने ऊपर तीर बनाया, तीर बनाने का मतलब ये होता है आप सदिश योग कर रहे हो, अदिश योग नहीं। अदिश योग में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। क्लियर है? अब ये वाला ही रिजल्ट क्यों निकल के आया, R इज इक्वल टू इन सभी के टोटल के बराबर क्यों होता है, तो ये हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज नियम पड़ा हुआ है, दो को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में दिया हुआ है P और Q वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को जब सरल करोगे, इन दोनों सदिशों को सरल करोगे तो रिजल्ट ये निकल के आएगा। और इसका रिजल्ट कितना होता है, अभी हमने पढ़ा इन दोनों के सदिश योग के बराबर, यानी कि ये जो निकल के आएगा वो कितना होगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ये रिजल्ट आ गया। अब ये वाला जो रिजल्ट है और ये वाला जो है T वेक्टर, ये दोनों क्रमागत भुजा है, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये बेटा निकल के आ जाएगा। अरे त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा, तो ये किसके बराबर होगा, इसका मान इस वेक्टर तथा इस वेक्टर के टोटल के बराबर होगा, यानी कि ये बेटा निकल के आएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस T वेक्टर। अब इसको भी हटा दो यहां से, तो हमारे पास में आया बेटा P Q और T वेक्टर। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर भी क्या हो गया, क्रमागत हो गया, तो यहाँ पे फिर से त्रिभुज नियम काम में ले सकते हो, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये वाला आएगा, और इसका जो मान होगा वो इस वेक्टर तथा इसके टोटल के बराबर होगा, यानी कि जब इसके साथ में इसको जोड़ोगे तो रिजल्ट आपको निकल कर ये दे देगा। यानी कि इस तरीके से आप बहुभुज के नियम को काम में ले सकते हैं। यानी कि बेटा यहां पर आप एक पॉइंट लिखोगे, पॉइंट क्या लिखोगे कि यदि बहुत सारे सदिश दिए गए हैं और उन सभी सदिशों को
यदि किसी, तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि यदि यहाँ पे जो नियम लिखोगे आप वो नियम ये लिखोगे कि यदि बहुत सारे सदिश दिए गए हैं और उन सभी सदिशों को किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे p वेक्टर, q वेक्टर, t वेक्टर और s वेक्टर, तो उस बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा बेटा ये वाली होगी। तो इस बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा उन सभी सदिशों के परिमाण को व्यक्त करती है, जिसका मान r वेक्टर इज इक्वल टू सभी सदिशों के सदिश योग के बराबर होता है। और यही क्या है बेटा, बहुभुज का नियम है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये बेटा था हमारे पास में बहुभुज का नियम। जब भी आपको दो से ज्यादा सदिश दिए गए हैं तो आप ये वाला सदिश काम, मतलब ये वाला नियम काम में ले सकते हैं। क्लियर है। अब ये तो ठीक हो गया, ये तो हमारे पास में हो गया। ये जो हमने पढ़े हैं कि हमारे पास में दो सदिश दिए गए हैं या दो से ज्यादा सदिश दिए गए हैं तो उनका रिजल्ट निकालना, रिजल्ट निकालने की हमने ग्राफीय विधि पढ़ी है बेटा। ये कौन सी विधि पढ़ी है हमने, ग्राफीय विधि पढ़ी है, मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैथमेटिकल यानी कि गणितीय विश्लेषण, यहाँ पे जो भी रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट का जो भी सदिश निकल के आया, जैसे आर वेक्टर निकल के आया, अब उस आर वेक्टर की लंबाई कितनी होगी बेटा, ठीक है ना, उस आर की लंबाई कितनी होगी यानी कि उसका परिमाण कितना होगा, वो एक गणितीय फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि फॉर्मूले की सहायता से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वेक्टर दिए गए हैं स्केल की सहायता से बनाने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट भी स्केल से बनाना पड़ेगा और फिर रिजल्ट को स्केल की सहायता से मापना पड़ेगा, फिर रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मूला बना लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला, ताकि उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को रखेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। उसकी सहायता से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। क्लियर है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है गणितीय विश्लेषण। दो सदिश दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट निकालना हो तो उसके लिए पढ़ेंगे गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर बेटा दिया हुआ है p वेक्टर, एक बेटा वेक्टर दिया हुआ है q वेक्टर, और आपसे पूछा जाए कि इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ये त्रिभुज नियम काम में लोगे, यानी कि इन दोनों को, ये देखिए दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया है, तो इस त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा ये वाली होगी और विपरीत क्रम में होनी चाहिए, यानी कि ऐसे बनाओगे आप, और ये हमारे पास में क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा, ठीक है। यानी कि रिजल्ट बेटा आपका ये निकल के आएगा। तो इस रिजल्ट यानी कि ये वाला जो सदिश निकल के आया है, इस सदिश की जो लंबाई होगी वो इसके परिमाण को व्यक्त करेगी, यानी कि हमारे को क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। हमारे को यहाँ पे इस वेक्टर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए, इसकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए मैं क्यू वेक्टर को अंदर बना लेता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। इस R की लंबाई को ज्ञात करने के लिए मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाता हूँ। आपके पास में भी दिमाग है तो आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है ना। क्या सर बच्चों वाली बात करो, दिमाग तो है तभी तो पढ़ रहे हैं। और अब मैंने कौन सा कहा कि आपका दिमाग नहीं है ना। यहाँ से देखो, अब ऐसा कीजिए, आपको R निकालना है, यानी कि एक इसे बना दो आप कर्ण। कर्ण कैसे बन सकता है, एक त्रिभुज बना दो आप। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, और मान लेता हूँ कि ये पॉइंट C है। ऐसा करने से बेटा क्या होगा कि एक त्रिभुज बनेगा OBC, और OBC त्रिभुज के अंदर ये कर्ण का काम करेगा, और कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वहां से ये आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि मेरे को तो ये लंबाई ज्ञात करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी है वही तो निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लंब डालू, ये वाली भुजा को आगे बढ़ाऊंगा, यहां से एक लंब डालूंगा। तो मैं यहाँ पे रचना में लिख सकता हूं कि OA भुजा को C बिंदु तक आगे बढ़ाया जाता है, और बिंदु B से इस भुजा पर C बिंदु तक एक लंब डाला जाता है। क्लियर है। आपको दोनों के बीच का एंगल भी दिया गया है कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, आपको इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। बेटा कितना दिया हुआ है कि दो सदिश है P और Q है। अरे भाई एक सदिश क्या है आपके पास में P है, और एक आपके पास में सदिश Q है, दोनों के बीच में एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। इसी सदिश को तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, अरे इसी सदिश को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो एंगल ये वाला बनेगा ना।
तो मैंने एंगल यहां पे बना दिया थीटा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखता हूं त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओबीसी में क्या करूंगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण कितना है आर है, तो लिखूंगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बीसी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। ठीक है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से आएगा बीसी का स्क्वायर, यानी कि मेरे को बीसी निकालना पड़ेगा। ओसी कितना होगा बेटा, ओ से लेकर के सी तक कितना होगा, ओ ए प्लस ए सी, तो मैं लिखूंगा यहां पे ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर लिखूंगा। ओ ए तो मुझे पता है बेटा कि यहां से यहां तक ये कितना है, पी वेक्टर है, यानी कि यहां पे मैं पी लिख दूंगा, लेकिन मेरे को ए सी पता नहीं है और बी सी पता नहीं है, यानी कि मेरे को ए सी और बी सी पता करना है। तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, एक और ट्रायंगल लूंगा, एक और त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज ये वाला लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ये रहा थीटा, इसके सामने क्या होगा लंब, लंब पे क्या है BC है तो BC लिखोगे, और कर्ण, कर्ण कौन सा बेटा होगा, इस वाले त्रिभुज के अंदर कर्ण ये वाला होगा, ये वाला कर्ण होगा, यानी कि Q दिया हुआ है, यानी कि BC इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, Q साइन थीटा निकल के आएगा। इसी प्रकार आप क्या करोगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, और आधार पे क्या है बेटा AC दिया हुआ है, और कर्ण पे क्या दिया हुआ है Q दिया हुआ है, तो यहां से AC इज इक्वल टू निकल के आएगा Q cos थीटा। ये हमारे पास में AC निकल के आ गया, ये हमारे पास में BC निकल के आ गया। बस इस फॉर्मूले के अंदर रखना है और देन सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान कितना है Q साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस OA, O से लेकर के A तक क्या है बेटा P है, कितना है P है, तो लिखेंगे P। चूंकि यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखेंगे, हम परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें भी केवल परिमाण ही लेना है, यानी कि उसकी वैल्यू को लेना है, यानी कि हम P लिखेंगे। देखो यहाँ पर भी वैल्यू को लिखा है मैंने, Q वेक्टर नहीं लिखा है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, मेरे को तो वैल्यू चाहिए ना। ठीक है Q, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ AC, और AC की वैल्यू बेटा क्या है Q cos थीटा है, तो यहाँ पे Q cos थीटा लिख दो और इसे सॉल्व करो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बेटा हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यानी कि A का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, यानी कि 2A का काम करेगा P, B का काम करेगा Q cos थीटा। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पे जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे। देखिए P स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से Q स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और फिर आएगा 2PQ cos थीटा। और बेटा ये एक सर्व समीका होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहां से इसका मान 1 लिखेंगे, तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आएगा बेटा वो रिजल्ट निकल के आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। क्लियर है बेटा ये वाला रिजल्ट। तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा बेटा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और यही हमारे पास में रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला रिजल्ट आ गया। इस फॉर्मूले की सहायता से P का मान रखो, Q का मान रखो, दोनों के बीच में कितना एंगल दिया गया है उस एंगल को रखो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। सर यहां तक तो ठीक है, आपने बता दिया कि उसका मान कितना होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, मान का मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, बट ये नहीं बताया कि ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन बेटा कौन सी है, ये वाली है। अब जैसे मैंने मान लिया कि ये एंगल इसके साथ में 30 डिग्री निकल के आया है, तो आप 30 दिशा कैसे बताओगे। आपका दिशा बताने का तरीका होगा, आप बोलोगे सर P वेक्टर के साथ में 30 डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री के कोण पे है,
30 डिग्री के कोण पे। ऐसे बताओगे ना, यानी कि मेरे को क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे एंगल निकालना है कि P वेक्टर के साथ में कितना, दिशा बताने का मतलब आपको ये बताना है कि P वेक्टर के साथ में कितने कोण पे रिजल्ट मिल रहा है। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, अल्फा, तो बस अल्फा निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या इसे लिख दिया गया कॉपी के अंदर, रब कर दो इसे। ठीक है, मेरे को निकालना है यहाँ पे अल्फा। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, एक tan अल्फा का। अरे एक ट्राइंगल बन रहा है ना बेटा यहाँ पे, दिशा वो तो परिमाण तो आ गया, अब लिखेंगे दिशा। तो मैं लिखूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा tan अल्फा, एक त्रिभुज बनाऊंगा ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि त्रिभुज मैंने बेटा ये वाला लिया है, ये वाला है ना, तो लिखूंगा लंब पे क्या है BC और आधार पे क्या है OC। ठीक है, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू, BC का मान कितना होगा बेटा, BC का मान अभी मैंने निकाला है, क्या आएगा Q sin थीटा, क्या आएगा बेटा Q sin थीटा, अपॉन में OC, O से C तक, अरे OA प्लस AC, OA का मान कितना है P है, प्लस AC का मान कितना है, अभी हमने निकाला था, कितना था Q cos थीटा था। यानी कि अल्फा निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, वो आएगी tan इनवर्स, tan को इधर भेज दो तो लिख सकते हैं tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा। ये बेटा आंसर निकल के आ जाएगा। बस यहाँ से अल्फा निकालो और आंसर में रखो, मतलब फॉर्मूले के अंदर रखो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक विशेष स्थितियों को हम देख लेते हैं। ठीक है ना, सम इंपोर्टेंट कंडीशन, कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां, उन स्थितियों को अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पहली स्थिति, विशेष स्थितियों के अंदर पहली स्थिति, पहला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि दोनों सदिश कैसे होंगे, समांतर होंगे। अरे ऐसे होंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होने का मतलब एक वेक्टर ऐसे है, P वेक्टर भी इधर है, Q वेक्टर भी इधर है। अरे दोनों की दिशा जब समान होती है तो आप रिजल्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, फॉर्मूले से भी आ जाएगा, यही आएगा। देखो देख लेते हैं, जब दोनों की दिशा समान हो डायरेक्ट लिख सकते हैं P प्लस Q, यहाँ से भी यही आएगा, R इज इक्वल टू फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा कितना बेटा 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, यानी कि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। और बेटा ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अरे इसका तो फॉर्मूला पता है, गली गली बच्चा कर रहा है, ये फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर बनेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट दिया गया है, होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा R इज इक्वल टू P प्लस Q। यानी कि डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं, एक सवाल दिया हुआ है, एक ब्लॉक है, एक 3 न्यूटन का आदमी इधर धक्का लगा रहा है, एक 4 न्यूटन का इधर भी धक्का लगा रहा है, बताइए इस पे नेट फोर्स क्या होगा, तो आप लिखोगे अरे दोनों की दिशा क्या है बेटा समान है, क्या करोगे 7 कर दोगे। अरे फॉर्मूले से भी तो ये निकल के आ रहा है P प्लस Q डायरेक्ट, क्लियर है। ठीक है, दूसरा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, मतलब एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, फिर क्या होगा लाला, देखते हैं। अरे फॉर्मूला क्या, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा कितना बेटा 180 डिग्री। अरे 180 कितना होता है -1, कितना होता है -1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और तेरी तो ये तो देखा देखा सा लग रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। अरे फॉर्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे P माइनस Q का होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट निकल के आएगा P माइनस Q। और कुछ भी नहीं करना, एक में से दूसरे को घटाना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन का, एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, रिजल्ट क्या आएगा 4 इधर 3 इधर। वैसे भी प्रैक्टिकली भी मेरे को लग रहा है कि 1 न्यूटन आएगा। अरे यहां से भी तो बेटा 1 न्यूटन ही आएगा। अरे P का मान कितना 4,
क्यू का मान कितना 3, रखो 4 में से 3 गया, 1 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, वो है हमारा, इसको पढ़ने का तरीका ये भी है, थीटा बराबर 180 डिग्री हो यानी कि विपरीत क्रम में हो। क्लियर है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तीसरा पढ़ेंगे बेटा, वो है कि यदि थीटा बराबर, तीसरा पॉइंट, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। जैसे यही है सवाल, एक ब्लॉक है, इस पर एक आदमी इधर से धक्का लगा रहा 3 न्यूटन का, एक आदमी इधर से धक्का लगा रहा 4 न्यूटन का, बताइए इस पे नेट फोर्स क्या होगा। अब कोई बच्चा क्या करेगा, 3 और 4 7 न्यूटन। अरे भाई ये सदिश योग करना है, इनका अदिश योग नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं आ सकता 3 और 4 का मतलब 7 है ना, इस तरीके से नहीं करना, डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो 7 न्यूटन आंसर निकल के आता। तो फिर क्या करें, फॉर्मूला अपने पास में, फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा। अरे cos थीटा 90 है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये वाला निकल के आ जाएगा। क्लियर, इस फॉर्मूले की सहायता से आप आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझते हैं, P का मान कितना बेटा 3 न्यूटन, Q का मान कितना 4 न्यूटन, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा आंसर 5 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे बेटा जो फोर्स लगेगा वो कितने का लगेगा, 5 न्यूटन का लगेगा। अब आपको डायरेक्शन भी पूछी गई है कि सर डायरेक्शन कैसे पता करें, तो डायरेक्शन का भी फॉर्मूला है कि भाई जो फोर्स आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, Q sin थीटा। Q का मान कितना, मान लेते हैं कि ये P वेक्टर है, ये वाला Q वेक्टर है, तो फॉर्मूला हमारे पास में फॉर्मूला कौन, फॉर्मूला याद करो आप, क्या फॉर्मूला होता है, Q sin थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा। तो अपन लिखेंगे Q का मान कितना 4, sin थीटा कितना है, दोनों के बीच में आपको एंगल दिया गया है 90 डिग्री, sin 90 कितना होता है बेटा 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में P प्लस Q cos थीटा। P का मान बेटा कितना दिया हुआ है 3 न्यूटन, और थीटा कितना दिया हुआ 90, cos 90 0 होता है, तो आंसर निकल के आएगा 4/3, यानी कि यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू बेटा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है, और ये वाला हमारे पास में फोर्स मतलब ये वाला अल्फा निकल के आ जाएगा। क्लियर है, इस फॉर्मूले की सहायता से आप अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू होती है वो 53 डिग्री की होती है बेटा, कितने की होती है 53 डिग्री की। यानी कि आपका जो बेटा आंसर निकल के आएगा, आप बोलोगे कि P वेक्टर के साथ में, ये फॉर्मूला होता है P वेक्टर के साथ में एंगल कितना बन रहा है उसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे P वेक्टर के साथ में यानी कि 3 न्यूटन का जो फोर्स है उसके साथ में 53 डिग्री के कोण पे रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट निकालने हैं। एक बच्चों आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखना, एक एंगल नोट करके आप लिखोगे बेटा, एक ऐसा भी एंगल होता है, एक ऐसा भी एंगल होता है कि हमारे पास में 2 वेक्टर है, 2 सदिश है, और दोनों सदिशों का मान बराबर है। जैसे एक 10 न्यूटन का है, दूसरा भी 10 न्यूटन का है, तो उनका रिजल्ट भी 10 न्यूटन निकल के आए। ठीक है, तो उन दोनों सदिशों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना, यदि हमारे को 2 सदिश दिए गए हैं और दोनों सदिशों का मान बराबर दिया गया है और आपको रिजल्ट भी उनके बराबर लाना है, तो एंगल हमेशा आपको अल्फा इज इक्वल मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री रखना पड़ेगा, और ये एंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है और दोनों सदिश बराबर होते हैं, उनका रिजल्ट भी उतना ही निकल के आता है। आप इसको न्यूमेरिकल से समझ भी सकते हैं। मैंने क्या बोला है कि P वेक्टर का मान और Q वेक्टर का मान बराबर हो, ताकि रिजल्ट भी क्या निकल के आए, बराबर निकल के आए। तो एंगल क्या होना चाहिए, सवाल लिखिए कॉपी के अंदर जल्दी से। 2 समान परिमाण के सदिश हैं, उनके मध्य कोण क्या रखा जाए ताकि उनका रिजल्ट भी उनके समान प्राप्त हो। यानी कि मान लेते हैं, इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, मान लेते हैं 2 सदिश P है और Q है, जिनका मान कितना है x है, उनका रिजल्ट भी क्या निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है। तो एंगल क्या होना चाहिए, तो यहां से अपन सीख सकते हैं, r की जगह फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा।
पी की वैल्यू कितनी बेटा x, r की वैल्यू भी कितनी है x है। अंडर रूट को हटाओ तो इधर भेजोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, पी की जगह भी क्या लिखोगे एक्स, क्यू की जगह भी क्या लिखोगे एक्स, और थीटा क्या होना चाहिए वही तो हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकिन देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको इधर भेज दो तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर कॉस थीटा, अरे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1, 2 को इधर भेजोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2 और -1/, थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए ताकि कॉस थीटा -1/2 मिले, और वो एंगल होता है बेटा 120 डिग्री। कितना होता है 120 डिग्री, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यह सीखा कि थीटा कितना हो ताकि उनका रिजल्ट भी उतना ही मिले, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखोगे। तो बच्चों आज के लिए हमने आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा सदिशों का संयोजन का ग्राफीय विधि पढ़ा, ग्राफिकल मेथड किस तरीके से हम निकालते हैं, उसके बाद में हमने उनका मैथमेटिकल एनालिसिस किया, उसके अंदर हमने परिमाण को सीखा और डायरेक्शन को सीखा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या होगा मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।